नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जो अपने आप में नायाब हैं, और आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनके बारे में आपको बताते हैं कि उनका नाम है योगेंद्र सिंह प्रधान। आप LLB LLM हैं और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पीर नगर स्टेट है, उस पीर नगर स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपके बुज़ुर्ग उस रियासत के वहाँ ज़मींदार रहे हैं, आपके दादा वहाँ MLA और मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो आज हम जानेंगे उनके जीवन सफ़र और उनका जो एडवोकेसी में उनका जो अपना क्षेत्र है, वो एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें भी आपकी प्रैक्टिस चलती है। तो आइए हम बात करते हैं योगेंद्र सिंह प्रधान जी से और जानते हैं उनके बारे में। योगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आपको वहाँ जनरली कुंवर साहब कह के संबोधित करते हैं या प्रधान का ही टाइटल आपका लगता है? प्रधान का टाइटल। प्रधान का टाइटल आपका लगता है। तो योगेंद्र प्रधान पीर नगर रियासत के वारिस हैं? नहीं, क्या कहते हैं, वारिस तो 3-4 लोग हैं हम भाई। हाँ, बिल्कुल 3-4 लोग हैं तो उसमें आपकी काउंटिंग होगी। बिल्कुल। तो आपकी एजुकेशन प्रारंभिक कहाँ हुई? हमारी गाजियाबाद हुई, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। दिल्ली पब्लिक स्कूल से। हाँ, और उसके बाद फिर सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे। तो वहाँ से आपने क्या किया? LLB की। और LLM फिर मैंने राजस्थान से की, सनराइज यूनिवर्सिटी से। ओके। और अपनी प्रैक्टिस दिल्ली हाई कोर्ट में और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में। दोनों जगह आप प्रैक्टिस करते हैं। पीर नगर जो स्टेट है आपकी, तो उसको लगभग कितना टाइम हो गया? उसका जो आपके वहाँ महल बने हुए हैं, जो भी आपकी जी, उससे बने हुए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो वहाँ पे लिखा हुआ है अभी भी वो 300 ईयर्स के अराउंड है। 300 साल। हाँ जी, पहले आपके उस महल को बने हुए हो गया। जी जी। ओके। तो कितनी जनरेशन के बारे में आपको जानकारी है? हमें 4 जनरेशन के बारे में जानकारी है। सबसे पहले बहादुर सिंह जी थे, वो आपके परदादा थे? हमारे परदादा के दादा। ओके। उसके बाद नारायण सिंह और खड़क सिंह हुए। उसके बाद प्रधान जयकरण सिंह और प्रीतम सिंह हुए। तो जयकरण सिंह और प्रीतम सिंह, प्रधान जयकरण सिंह जी थे वो हमारे दादा थे। ओके। जिनके नाम पे मतलब क्या होता था कि पहले स्टेट जो थी बड़े के नाम पे रहती थी, तो वो राजा, उनको राजा वो थे। उसके बाद जो खड़क सिंह मतलब उनकी डेथ हो गई थोड़ी जल्दी, ही डाइड एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ओके। तो उसके बाद जो हमारे छोटे दादा थे प्रधान प्रीतम सिंह, ये फिर उन्होंने लॉ भी किया हुआ था। ओके। और वो चौधरी चरण सिंह के साथ के थे। जी जी जी। और फिर वो विधायक भी रहे 2 बार और पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। मिनिस्टर भी रहे ना? हाँ, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके पास रहा। तो आपके दादा की ये जो डेथ थी वो तो 35 ईयर्स में हो गई? हाँ जी, उनकी डेथ 35 के थे वो। तब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी थी नहीं इंडिया में, और 35 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो आपके फादर? हमारे फादर की स्कूलिंग हुई नहीं, मतलब फादर अकेले ही भाई थे? हमारे फादर अकेले भाई थे। और जो आपके दूसरे दादा थे छोटे वाले दादा के 3 लड़के थे। अच्छा, वो क्या? जितेंद्र सिंह, वो एक्सपायर हो चुके हैं जी। दूसरे नंबर पर डॉक्टर विजेंद्र प्रधान हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं मेरठ के अंदर। ओके। सर्विस हॉस्पिटल है उनका। और तीसरे जो है विश्वजीत प्रधान हैं, जो फिल्मों में एक्टिंग वगैरह करते हैं, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। बॉलीवुड एक्टर प्रधान। तो वो सबसे छोटे हैं? वो सबसे छोटे हैं जी। वो भी LLB उन्होंने की हुई है। उन्होंने भी LLB की हुई जी है? जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ओके। तो वो तो आजकल ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं ना? हाँ जी, वो ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं और वहीं पे उन्होंने अपना एक और भी साइड बिजनेस भी, क्लोथिंग, उसमें फैमिली उनकी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में फैमिली उनकी वहीं सेटल है। वो आपके चाचा लगे? वो हमारे सबसे छोटे चाचा लगे। ओके ओके। आपके फादर अकेले ही थे तो? हाँ। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। तो तीनों क्या करते हैं? बड़े भाई जो हैं वो वहीं गांव में रहते हैं और पॉलिटिक्स में रहते हैं जी, और वहीं समाज सेवा करते हैं। सेकंड नंबर पे मैं हूँ
मैं यहाँ जी, आपके सामने हाँ, प्रैक्टिस ही बिल्कुल, करता हूँ। बिल्कुल। जी जी। जो थर्ड है वो बिजनेस अपना करता है, वो कहाँ रहते हैं? वो भी गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हाँ हैं। हाँ। ओके। तो आप सिम्बायोसिस कॉलेज से आपने लॉ किया, LLM की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, शादी आपकी? शादी हमारी यहीं ग्रेटर नोएडा का गांव पड़ता है, गिरधरपुर। जी। हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो भी एडवोकेट हैं ओके। गाजियाबाद में, जी जी। क्रिमिनल लॉयर हैं, ब्रह्म सिंह भाटी उनका नाम है। तो मैडम आपकी हाउसवाइफ हैं या? नहीं, शी इज़ ऑल्सो लॉयर। वो भी लॉयर हैं? हाँ जी, वो यहाँ बेसिकली शी इज़ रजिस्टर्ड इन ग्रेट नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? हाँ जी। ओके। तो ज़्यादातर वो फैमिली मैटर्स देखती हैं। ओके, बढ़िया है। तो दोनों लोग अपना जी जी, बिल्कुल एक ही है। प्रोफेशन में होते हैं तो एक समझदारी और एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। जी जी जी। क्योंकि लीगल प्रोफेशन काफ़ी डिमांडिंग है। तो आपकी जो पीरनगर जो स्टेट है उसकी कुछ स्टोरी आप हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं कुछ बताएंगे उसके बारे में, कुछ स्पेसिफिक कुछ आपको नॉलेज हो? ऐसे जी मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है क्योंकि मेरी भी स्कूलिंग सब बाहर ही हुई। और जब हम लोग होश में आए तब तक तो ये स्टेट वगैरह का मामला ही हमारे सब काश्तकार ही रह गए, मैं किसान ही रह गए। एक दो बार आपके वहाँ से निकला हूँ। जी जी। तो जो आपके जो हवेली है, जो महल है जी, वो वाइट कलर है ना? हाँ जी, वाइट कलर। तो बड़ा मेंटेन सा लगता है, ऐसा जी, नहीं जी। है कि जैसे कि 300 साल पुराना है तो उतना मेंटेन नहीं उसमें एक्चुअली देखिए, आप सबसे बड़ी बात होती है आपकी अपनी इच्छा शक्ति भाई, और दूसरा आपके फाइनेंसेस। जी। हम भाई हैं, हमारे बड़े भी रहे तो हम पे ज़मीन भी ठीक है, हमारा बाहर भी इंटरफेरेंस, भाई बाहर से भी हम अर्निंग करते हैं, ये नहीं कि खाली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो वो देखिए, आप किसी ज़माने में आप राजा रहे जी, और आज की डेट में भाई आपको मैं बता सकता हूँ कि गुजरात में कम से कम 15 से 20 रियासत ऐसी हैं जो आज की डेट में ख़त्म हो चुकी हैं, जिनको गवर्नमेंट फाइनेंस करके उनका जुलूस निकालती है हर तीसरे या चौथे साल। और वहीं आप अगर बड़ी स्टेट में मान लीजिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए। जी जी। ठीक है, जिनके पास आज भी वो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ को उस तरह से ट्रांसफ़र कर दी, एस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को। जो लोग टाइम के साथ चेंज हो गए जी, वो सरवाइव कर गए। भाई हम भी उसे मेंटेन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम पे रिसोर्सेज हैं। अगर हम पे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ पहले से ये रही है कि भाई अगर आपको अपना आज मजबूत करना है तो आपके रिसोर्सेज मजबूत होने चाहिए। इसीलिए हम भी डाइवर्सिफाइड करके भाई हम भी लॉयर बने। नहीं तो अगर हम खाली रह जाते कि भाई हम पीरनगर के हैं, हम राजा हैं या वो हैं, तो वहीं फिर हम लोग बढ़ते नहीं, ग्रोथ नहीं होती। जी, बिल्कुल। तो आपके दादा का नाम क्या बताया आपने? प्रधान जयकरण सिंह। जयकरण सिंह जी। तो जयकरण सिंह की ससुराल कहाँ थी? उनकी ससुराल चीती थी। अच्छा, चीती। हाँ, चौधरी शादीराम जी के यहाँ। तो शादीराम उनके ससुर थे? हाँ जी, ससुर ही है। हाँ, और हमारे दोनों दादों की जो वो ससुराल थी, तो दोनों दादा चीती दोनों, में हाँ, थे? चीती में थे दोनों की शादी हुई थी। और आपके फादर? हमारे फादर की शादी हुई किशनगढ़, राजस्थान से। हाँ, हमारे जो नाना थे वो इंजीनियर थे जी उस टाइम। और राजस्थान में ज़्यादातर जो मिल्स लगी हुई हैं वो उन्होंने, पाली की मिल जो है वो उन्होंने लगाई थी। और कलकत्ता में फिर वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए, और कलकत्ता में भी जितना भी उस टाइम की मिल लगी हुई हैं वो उनके द्वारा लगाई गई हैं। और सलामतपुर जो बुलंदशहर में एक ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट रहे हैं। जी जी। तो वहाँ क्या आपके रिलेशन है? जो सलामतपुर रहे हैं वो हमारे पापा की बुआ भी आई थी वहाँ पे। अच्छा, पापा की बुआ। हाँ जी, एक हमारे पापा की बुआ सलामतपुर में भी आई थी और एक भी आई थी सहारनपुर। हाँ, जो सहारनपुर स्टेट थी, राव साहब उनके पोते को। जी जी। संगत सिंह पवार पहले IPS ऑफिसर थे गुजरों में। अच्छा जी, जो आपके फादर के फूफा जी थे। जी। और उनके लड़के पहले इंडियन इंजीनियर, गुजरों में भी मैं मानता हूँ और इंडियंस में भी मानता हूँ कि उस वक्त पहले इंजीनियर थे जो जर्मनी से इंजीनियरिंग करके आए थे। बिल्कुल। जो बड़े लोग थे, जिनके जो जमींदार थे, रियासत थी, जो स्टेट्स थी, वही लोग ही तो जा सकते थे। नहीं तो उस टाइम तो देश की हालत ऐसी थी कि लोग झोपड़ियों में तो रहते थे, खाने के लिए खाना भी नहीं था। जी जी। तो वो जो रॉयल फैमिली होती थी वही लोग इस तरीके की चीज़ें करते थे। तो
और आपकी सामने की जो रिलेशंस हैं जनरली कहाँ कहाँ आपकी रही हैं? देखिए हमारे एक रिलेशन तो हमारे लंडौरा रियासत है, स्टेट है, वहाँ हमारे पापा की जो मतलब पापा के जो दादा की बहन जो थी वो भी आई थी लंडौरा में। अच्छा। तो वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उनका नाम, और उन्होंने मतलब आज भी वो काफ़ी अच्छी मानी हुई हस्ती हैं, विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। देश में कौन नहीं जानता उन्हें, वो जिला तो पंचायत सदस्य एक अपने आप में हरफन मौला। और उनके थ्रू से ही हमारा रिलेशन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो प्रतापगढ़ के हैं उनसे भी है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो समथर से हैं, समथर स्टेट राजा जुदेव सिंह जी। सिस्टर। तो ये सब एक इंटरकनेक्टेड मैटर्स हैं। बिल्कुल। तो अभी आप लोग वहाँ जो पीरनगर आपका जहाँ गांव है, जहाँ आपकी स्टेट है, तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर वगैरह है वो आप लोग खुद ही देख रहे हैं या क्या रहता है? हाँ भाई हैं, बाकी कुछ ठेके में दे रखी है, क्योंकि आप आज की डेट में लेबर की बहुत इश्यूज हैं। फिर बाग हमने ज़्यादा लगा रखे हैं, बागों की तरफ हमारा चलन ज़्यादा है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में आजकल इनपुट इतना ज़्यादा हो गया है। जी। तो वो बड़ी दिक्कत है। फिर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दूसरी तरफ, कि भाई आप मशरूम की तरफ जाएं या किसी और दूसरा, हमने फ्लोरिकल्चर भी किया, लेकिन वो हर गवर्नमेंट की स्कीम के साथ बड़ा वो इंडस्ट्रियल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं कि भाई अभी आधुनिक खेती की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती तो वो ऐसे ही होती है, वहाँ किसान इतना ग्रोथ नहीं कर पाता। जी। तो बहुत शानदार आप ने अपनी जो रियासत है या अपने जो पूर्वजों की एक धरोहर है उसको संभाल कर रखा हुआ है, वो बहुत कम लोगों पे हो पाती है उस तरीके की चीज़ें। जी। और आप लोग दूसरे सेक्टर्स में आके काम कर रहे हैं, तो विश्वजीत प्रधान जी भी आते हैं, कभी आना होता है? हाँ जी, आते हैं, लेकिन उनका वही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गए हैं तो बहुत कम आना होता है। लास्ट टाइम वो उनकी कोई शूटिंग चल रही थी उत्तराखंड में जी, तो वो आए थे उनके साथ इसका ईरानी, स्मिता ईरानी का वो सॉरी जो एक्ट्रेस है ना, बेटे में उसकी ऋषि अनिल कपूर की मदर बनती हैं। ओके। हाँ उनका भाई जो वो थे साथ में, तो वो उनको लेके फिर वो आए थे पीरनगर। ओके। फिर पीरनगर फिर उनका ब्रेकफास्ट करा के फिर हम वो कहने लगे हमें तो उनके तीनों भाइयों में से कोई रहता है गाँव में? बड़े वाले भाई जो हैं वो एक्सपायर हो गए, उनका एक बेटा है दिग्विजय, वो रहता है वहीं पे। अच्छा, वो और हमारे दोनों भाई, वो तीनों भाई हमारे जो हैं वहीं पे रहते हैं। वो इस चीज़ आपने उस चीज़ को, वहाँ आपकी फैमिली के लोग रह रहे हैं और प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ कार्य कर रही हैं, क्योंकि लोग जनरली बाहर मूव कर जाते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें सिर्फ एक हिस्टोरिकली बन कर रह जाती हैं। नहीं, इसी वजह से वो मेंटेन भी रहता है कि भाई तीन भाई वहाँ रहते हैं। और हमारे पास उस वक्त पुराने एक जॉन डियर ट्रैक्टर है जो पावरीन से चलता था, अब तो स्टैंडिंग खड़ा ही है। और एक फर्गूसन ट्रैक्टर है जी, वो भी अब खड़ा ही है, क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं टाइम के साथ डिके कर जाती हैं। एक बग्गी है उस वक्त के टाइम की जो ब्रिटिश है, बाकी जो रथ वगैरह थे वो तो टाइम के साथ डिके कर गए। वो चीज़, क्योंकि जब आप मोटरिस्ट पे चले जाते हैं तो, नहीं तो हमारे दादा का एक गंजा घोड़ा था जो काफ़ी मशहूर रहा इलाके में भी। तो उस वक्त तो घोड़ों की वो बहुत वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन जब से फिर ये इस तरह के व्हीकल्स आ गए तो फिर तो दौर जैसे बदला, चीज़ें उस तरीके से ही बदलती हैं। लेकिन फिर भी हमें शौक है, मैंने भी एक घोड़ी पाली थी, बट जब आप यहाँ आ गए तो फिर आप हर चीज़ मेंटेन नहीं कर सकते वहाँ पर। हाँ नहीं, बिल्कुल वो तो होता ही है। अभी आप दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया अभी आपको? जी मुझे 15 साल हो गए। 15-15 ईयर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2008 से मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेंबरशिप है 2009 से दिल्ली हाई कोर्ट की। ओके। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उत्तर प्रदेश का पश्चिम का वो जनपद जो सबसे आधुनिक माना जाता है, गौतम बुद्ध नगर, आप वहाँ भी प्रैक्टिस देखते हैं, हाई कोर्ट में भी करते हैं, तो दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस आप वहाँ फील करते हैं? देखिए हाई कोर्ट में आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए लड़ते हैं जी, ठीक है, वहाँ पे आपका एविडेंस नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं होता। मेरी जो शुरू से प्रैक्टिस रही वो दिल्ली हाई कोर्ट की रही, क्योंकि जो मेरे जिस लॉ फॉर्म में मैंने काम किया, मल्होत्रा एंड मल्होत्रा, हमारे सीनियर थे मिस्टर मुनीश मल्होत्रा जी, ही एक्सपायर्ड लास्ट ईयर। ओके। तो
वहाँ पे मेरे को DRT में काम करने का मौका मिला, बैंकिंग लॉ से रिगार्डिंग काम करने का मिला। मतलब हाँ, आप अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं और अच्छी लॉ फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपको ये हमने टेंडरिंग का काम किया तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत इवॉल्व कराती हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग चीज़ होती है, बहुत ही अलग। आप मान लीजिए अगर हाई कोर्ट की प्रैक्टिस को और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस को कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग अलग है जी। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस शुरू से रही वो हाई कोर्ट की रही। तो उसके बाद मतलब इतना साल होने के बाद फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई हमें ग्राउंड रियलिटीज़ भी तो पता होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो फिर हमने हमारे जो फादर इन लॉ थे वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ही इज़ अ लॉयर इन गाजियाबाद, तो ही सजेस्टेड मी दैट यू शुड प्रैक्टिस इन लोअर कोर्ट ऑल्सो। तो आप लीगल ही वर्क ज़्यादा देखते हैं? मैं लीगल ही देखता हूँ। मैंने लैंड एक्विजिशन का भी काम किया हुआ है। ओके। और बाकी आपका ट्रेंडिंग का काम किया हुआ है। बाकी जो लोग, ये तो देखिए जो पुराने मैटर्स हैं वो तो सभी जो पुराने चले आ रहे हैं वो करने हैं, लेकिन आज की डेट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भाई अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज में आप करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको बैंकिंग लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन से जब आप निकल कर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट अपने आप में एक अलग होता है, क्योंकि आप किस इंस्टीट्यूशन से कोई भी एजुकेशन लेके आ रहे हैं तो उसका पैरामीटर अपने आप में एक अलग ही आपको। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सिम्बायोसिस से मैंने लॉ किया तो मुझे वहाँ बहुत अच्छी तरीके से भाई उन्होंने ग्रूम किया जी। ग्रूमिंग जो करनी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि जो उस वक्त का प्रेशर पीरियड होता है वो आपको लाइफ के लिए तैयार करता है, जो कि आजकल के इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम मिलता है। हमारे उस वक्त के जो प्रोफेसर थे मिस्टर रमल्ले, ही इज़ द हेड ऑफ नोएडा सेंटर राइट नाउ। ओके। जो नोएडा में भी आपका सिम्बायोसिस खुला हुआ है, इसके हेड है वो मिस्टर रमल्ले। जी जी। तो हम उनसे भी बात, मतलब जैसे हमारे गेट टुगेदर हो तो उनसे भी बात होती है, तो वो भी कहते हैं कि भाई उस टाइम मतलब जो ग्रूमिंग होती थी, आज की सोफिस्टिकेशन होने के बावजूद बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से भी, PCSJ भी निकले हैं, बहुत काफ़ी अच्छे हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है। सेशन कोर्ट जहाँ मतलब ये आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, ये तो यहाँ का जो क्राउड है जो इंटीरियर से आता है, तो मुझे लग रहा है आप उसका तो देखते नहीं है कहीं क्राइम वगैरह, तो आप इस टाइप के क्लाइंट तो आपके पास नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन वही बात है कि जो यहाँ का लोकल क्राउड है वो लोकल जो रिलेटेड लॉयर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा जाता है। ओके। वो हमारे पास कम आएगा। हमारे पास जो क्लाइंटेज आता है वो दिल्ली का आता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस दिल्ली की रही है, तो वहाँ लोगों को पता है कि भाई देयर इज अ लॉयर फ्रॉम दिल्ली सिटिंग इन नोएडा। ओके। तो उस रेफरेंस से उस रेफरेंस से आता है। फिर यहाँ पे जो गाँव के जिन लोगों को पता है हमारे बारे में, भाई हम पीन नगर से हैं, जी जी जी, तो वो एक उम्मीद के साथ भी आता है कि भाई पीन नगर परिवार से हैं तो ये हमारे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे और मतलब हमारे केस को भी अच्छी तरीके से लेंगे। मतलब बैकग्राउंड का बेनिफिट बिल्कुल मिलता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है बैकग्राउंड के साथ। जी जी जी, कि भाई आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको सही बात आपको अपने क्लाइंट को भी बतानी होती है। आप मैनिपुलेट नहीं करते हैं, आप उसको सही बात बताएंगे, उसे बता देंगे, प्रीज एंड कॉन्स भी बताएंगे उसे कि भाई ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूँ तो आपकी जो ये स्टेट है इसके आपको बेनिफिट्स और उसके साइड इफ़ेक्ट दोनों क्या नज़र आते हैं? देखिए, बेनिफिट तो मैं ये कहूँगा कि ये है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मुझे मेरे पापा ने वो एक स्ट्रक्चर दिया कि हाँ, इस मतलब एक एथिक्स दी है कि भाई इस एथिक्स के थ्रू ही तुम्हें चलना है जी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी जब हार्ड टाइम से गुजरता है तो वो अपने एथिक्स को पीछे छोड़ देता है और वो पैसे के पीछे जाता है। तो वो जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको गलत रास्ते की तरफ नहीं जाने देते जी। और हमारे पापा एक बात और कहते थे कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे कि भाई आप कौन से परिवार से आ रहे हैं तो शायद ना तो आप गंदी आदतों में पड़ेंगे, ना गलत रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि फिर आपको ये डर रहेगा कि भाई हाँ, आपका समाज भी आपको देख रहा है, प्रेस्टीज जुड़ी होती है कि भाई समाज आपको देख रहा है। तो उस चीज़ का प्रेशर हम पे हमेशा रहा और वो प्रेशर हमारे लिए अच्छी तरीके से वर्क भी किया, क्योंकि मैं भी आई एम 45 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ।
ओके। तो मतलब आई होप, मतलब प्रे कि भाई मुझे आज तक कोई बीमारी वैसी है ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह कुछ हम करते नहीं ऐसा कोई। अच्छा, एक डीजीपी रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश के, जी जी देवराज नागर, जी। तो उनकी क्या रिलेशन है आपसे? वो हमारी बुआ जी से उनकी शादी मतलब हुई। आपके फूफा जी लगते हैं? हमारे फूफा जी लगते हैं। ओके। तो अभी हमारी क्या- 2 बुआ थी जी हैं, मतलब एक जो डीजीपी देवराज नागर को हैं, और एक इंजीनियर थे, वो हमारे फूफा जी एक्सपायर हो गए। वो सहारनपुर को बिलोंग करते थे, जी। अब वो पंचकुला में सेटल्ड हैं। अच्छा, पंचकुला में सेट। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी गुजरों के लिए काम भी किया है। ओके वहाँ पे उन्होंने गुजर भवन बनवाया है चंडीगढ़ में, ओके। तो उसके प्रधान भी रहे वो। हम्म। काफ़ी लोगों को उन्होंने वहाँ, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि भाई वहाँ गुजरों को एक संगठित पता, किया मैंने जाए। तो देखा नहीं, लेकिन पंचकुला में बड़ा अच्छा गुजर भवन हाँ जी, बताते हाँ हैं जी। वहाँ के। आप जाएं जरूर देखें वहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी गुजरों को संगठित करने का काम किया वहाँ पे, और लोगों को ये बताया कि हाँ भाई गुजर कम्युनिटी में, मतलब खाली आप गुजर कम्युनिटी को एक ऐसे ट्राइब की तरह नहीं ले सकते, ये वेल एजुकेटेड भी हैं, और मतलब दे आर इन गुड पोस्ट ऑल्सो। क्योंकि कई जगह ये भ्रम होता है कि भाई गुजरों को तमीज़ नहीं है, वो नहीं है, ये गलतफहमी लोगों को अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। हाँ नहीं, वो एक परसेप्शन, क्योंकि वो एक दौर रहा आज़ादी के टाइम का, जी। तो उसमें थोड़ी परेशानियाँ रहीं, उसका साइड इफ़ेक्ट वो देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो टोटली इस तरीके की कंडीशन है। नहीं, उस वक्त क्या हुआ कि देखिए गुजरों ने सबसे ज़्यादा अगेंस्ट अंग्रेज़ों का वो किया। जो हमारे पापा के फूफा जी थे, जो संगत सिंह पापा थे, तो उनके दादा को तो क्या कहते हैं, तोप से बांध के उड़ा दिया गया था, क्योंकि भाई उन्होंने रिवोल्ट में बहुत भागी दी, 1857 पूरा महल, में हाँ, तो सबसे पूरा ज्यादा महल destroy गुजरों कर का ही दिया उसमें गया। वो रहा। तो गुजरों को तब से दबाने की कोशिश करी अंग्रेजों ने। भाई 1857 के बाद 1871 में तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट डाल दिए थे। उसके बाद सबसे गंभीर सिचुएशन एक और थी कि बाई बर्थ क्रिमिनल, कि इनकी जो संतानें पैदा होंगी वो भी अपराधी की ही मानी जाएंगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी यार। आपको अपराधी, चलो तो आपकी नज़र में है भी, तो उनकी संतान को भी आप अपराधी कह रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बिल्कुल दयनीय स्थिति। ये तो उनके ब्लैक लॉज थे ब्रिटिशर्स के, तो वो तो अब खत्म हो जाने चाहिए, उनको उस चीज़ से निकालना भी चाहिए। खत्म का तो अभी, अब आप देखिए, अभी एक प्रोग्राम वहाँ जंतर मंतर पर अभी 31 अगस्त को हुआ था जी। कि 31 अगस्त 1952 को सरदार पटेल साहब के अनुमति पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाया था, जिसमें लगभग 193 के 92-93 के आसपास की जो जातियाँ थी, जिसमें मुख्य भूमिका में गुर्जर कम्युनिटी आती है जी। तो लेकिन अब उस टाइम के जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या बुद्धिमानी की कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाने के बाद उसको डीनोटिफाइड उसमें डाल दिया। तो अब एक्स क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अगर आप उनको लिखेंगे कि भाई ये पूरा आपराधिक जातियां रही हैं, तो वो कितना गलत है, क्योंकि अपराधी आप अंग्रेजों की नज़र में थे। बिल्कुल। आज आज़ाद भारत में आपने हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके लिए अपराध थोड़ी किया था, आपने तो देश के लिए लड़े थे। जी जी। तो अभी ये मांग चल रही है, डीएनटी जो सोसाइटी के लोग हैं वो कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को आप फ्रीडम फाइटर घोषित ट्राइब में डालिए। बिल्कुल। हम लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे पूर्वज, आपने आज भी उनको पूर्व अपराधी बनाया हुआ है। जी जी। तो ये कंडीशन क्या है कि गुर्जर कम्युनिटी का जो 80 साल का गैप था, वो गैप होने की वजह से गुर्जरों का एक पॉलिटिकल कोई ऐसा नेतृत्व कंप्लीटली नहीं हो पाया कि जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके। जी जी। जो भी लीडर्स हुए भी हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में ही चले गए वो लोग। जी जी। तो अभी आज भी आप 70 साल बाद भी पूर्व आपराधिक जाति में आते हैं। जी जी। तो ये अपने आप में एक बड़ी दुखद घटना है, और इस पे सरकारें ध्यान देंगी जहाँ तक, क्योंकि अभी चीज़ें चल रही हैं। जी जी। तो अब आपको जो है लोग कहने लगे जी गुर्जर तो चोर हैं, गुर्जर ऐसे हैं वैसे हैं। अब भाई आपको जानकारी क्या कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया। अभी आप तो प्रेजेंट की चीज़ें देख रहे थे ना। बिल्कुल। भाई जब आपको 80 साल मुख्य धारा से हटा ही दिया, तो फिर ना आपकी एजुकेशन है, ना आप मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। अब मनुष्य जाति में अगर उसको सामाजिक उसकी ग्रोथ ना हो,
तो वो तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर एक इंसान को आप पैदा करके जंगल में छोड़ दो, जी जी, तो जंगल में जो जानवर है उनका जैसा व्यवहार करने लगेगा। बिल्कुल। आप उसको एक अच्छी सोसाइटी में दे दो, सोसाइटी का। तो पर्टिकुलर मेजॉरिटी जब ऐसी थी तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि जी। भाई आप कहने लगे कि जी ये तो बहस चोर हैं, ये हैं, वो इस तरीके की जी चीज़ें। जी, लेकिन उसका जो एस्पेक्ट था ग्राउंड में, जो उसका पीछे की जो चीज़ें थी, उनको कोई जानता नहीं था, जानता तो कोई बताता नहीं था। बिल्कुल। आज क्या है, अब एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है। गुर्जर कम्युनिटी के साथ एक सबसे बड़ा ईश्वर की कुछ कृपा रही कि जहाँ जहाँ ये लोग थे वहाँ ही आज के टाइम में डेवलपमेंट है, बिल्कुल। और उस डेवलपमेंट की वजह से उनकी ग्रोइंग बहुत शानदार हो रही है। जी जी, और अब लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, जिससे कि वो अपने गजेटियर्स, अपने इतिहास, अपने हिस्ट्री, उन पर आज के युवा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यही वजह है कि भाई कई जगह हमारी हिस्ट्री को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, बिल्कुल। हम लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। आज की डेट में उस चीज़ को चैलेंज भी कर रहे हैं। चैलेंज, अब एजुकेशन का ग्राफ बढ़ा जी, है जी, ना। जी, एजुकेशन का जब ग्राफ देखिए, मैं भीमराव अंबेडकर आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले ये बोल गए कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा जी। उतना ही दहाड़ेगा। बिल्कुल। अब वो इतनी बड़ी बात उस जमाने में कह गए, लेकिन लोग आज भी देश के आज़ाद होने के बाद भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं है। आप कि धन दौलत शोहरत सब कुछ जा सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती बिल्कुल, है। उसे कोई चुरा नहीं सकता। चुरा नहीं सकता, उसको अगर बांटोगे तो उसका उतना ही विस्तार होता है। होगा। देखिए ये कितनी बड़ी चीज है कि धन संपदा बांटने से घटती है, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल। तो शिक्षा का जो प्रभाव है वो आपको फर्श से और अर्श की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो हम सब लोगों को कोशिश यही करना चाहिए कि भाई हमारी जनरेशन एजुकेशन पे ध्यान दें, और सभी समाज के लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ें। इसी वजह से हमारे पापा ने भी हमेशा से कोशिश, हमारे पापा क्या नाम था फादर का? गजेंद्र सिंह प्रधान। गजेंद्र सिंह प्रधान। उनकी स्कूलिंग जो है नैनीताल में हुई पहले, जी, फिर देहरादून में हुई कर्नल ब्राउन में, और उसके बाद मतलब क्योंकि उन्हें यहाँ पे भी देखना था, जी, उसके बाद फिर उनकी जो ग्रेजुएशन हुई वो सिम्बावली इंटर कॉलेज से उन्होंने किया, क्योंकि भाई यहाँ भी सब कुछ देखना होता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वकील साहब, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि देश की आज़ादी और उससे पहले जितने भी लोग ये क्रांतिकारी थे वो सब रॉयल फैमिली के लोग थे, और ये वो लोग थे जो इंग्लैंड और बाहर दूसरे कंट्रीज में पढ़कर आए, जो बैरिस्टर उनमें ज़्यादा थे। क्योंकि उन लोगों की जो ग्रोइंग वहाँ विदेश में जाके देखा कि भाई यहाँ तो फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, यहाँ की चीज़ें अलग, अवेयरनेस थी, तभी तो उन लोगों ने यहाँ के, क्योंकि 1857 की क्रांति तो दबा दी थी इन लोगों ने, वो तो बहुत क्रांति हल्की हल्की चल रही थी। लेकिन 1900 आते आते सरदार पटेल, सुभाष जी, ये सब लोग जितने भी नए नए इंटेलेक्चुअल जो लोग आए, सब ये अच्छी फैमिली के लोग थे। तो इन्होंने जब उसका बिगुल बजाया तो फिर वो एक चीज़ अपने आप में आई। बिल्कुल। तो जो रॉयल फैमिली के लोग थे भाई, उनको तो ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन देश, लेकिन हालात बाकी लोगों के लिए लड़ रहे, क्योंकि उनके लेजर में तो कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग, उनकी ग्रोइंग हुई, जी जी, वो उस चीज को पहचान पाए कि भाई हमारी कंट्री, हमारे राइट्स भी, हमारे लोगों के भी राइट्स हैं, हमारे भी राइट्स, और हम लोग किस कंडीशन में हैं, तभी तो उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। अगर वो लोग भी बेचारे नॉर्मल ऐसे ही अनपढ़ होते चीजें, तो उनको भी नहीं पता चलता। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़ी, क्योंकि अब देखिए ना, भगत सिंह के भी फादर जमींदार थे उस जमाने में, सब लोग ये अच्छे घराने के लोग थे। तो वकील साहब, अभी आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो फ्यूचर में अभी इसी सेक्टर में आगे बढ़ना है या कुछ और भी? देखिए जी, अभी तो यही है कि भाई अभी तो लीगल प्रोफेशन है, उसके बाद जब हम इस प्रोफेशन से बढ़िया अपना अच्छा एक आदमी की एक एज आती है कि हाँ भाई अब ठहरा, अब सोशल कॉज के लिए कुछ किया जाए, तो आई होप आई विल बी गो फॉर पब्लिक पोस्ट। भैया कोई चुनाव वगैरह देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा लीगल ही चल रहा है। नहीं, अच्छा है। देखिए, जब आप किसी बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं तो उस बैकग्राउंड का एक आपके ऊपर एक आपकी जिम्मेवारी होती है कि उसको, कि आप उसको अगर बढ़ा भी नहीं सकते तो घटाएं भी ना। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि कई बार क्या चीज़ें होती हैं कि कई बार वो चीज़ें बढ़ भी जाती हैं, बढ़ा देते हैं लोग, क्योंकि एक पैरामीटर जब खिंच जाता है ना, तो कई बार उसको पकड़ना या उसको संभाले रखना भी बड़ा चैलेंजिंग होता है ना। क्योंकि आप देखो, महाराणा प्रताप जो काम कर गए
उसके बाद लास्ट की जनरेशन उनकी कोई ऐसा उनको अचीव नहीं कर पाया, बिल्कुल वो एक नज़ीर खींच गए। जी। तो ये क्या होता है ऐसे घरानों में ना, ये बड़ी वो होती है। बिल्कुल। अभी आपके दादा हैं जैसे एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें ग्रोइंग नहीं हो पाई। लेकिन ये चैलेंज है आपके लिए चैलेंज है। कि भाई हमारे बुजुर्ग जो है वो इतनी अच्छी पोजीशन पर थे और लेकिन हम लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कंसर्न अचीव करने का नहीं है, कंसर्न ये है कि आप उस चीज़ को बनाए रखें, ये जिम्मेवारी तो होती है ही। बिल्कुल। आप ये मानिए मवान इंटर कॉलेज है, वो हमारे दादा उसमें वो थे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट, वो जो अध्यक्ष होते थे, जिन्होंने उसको बनवाया, फाउंडर। तो अब पीछे मेरे पास वहाँ से भी फ़ोन मतलब आया कि भाई हमें उनका वो चाहिए, एक आप मुझे हमें फ़ोटोग्राफ दीजिए कि हम उन्हें लोगों को बताएं कि भाई ये इसके वो रहे हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे हम आप इस। लेकिन क्या है कि आज की डेट में हमारी अपनी खुद की बाउंडेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, अपने सोशल वर्क मतलब लीगल वर्क इतना ज़्यादा है कि भाई हम लोग इतना सोशलाइज नहीं कर सकते। जी। कोई हमें अगर मवाना बुला रहा है तो हम ये भी यहाँ का काम छोड़ के अगर हम मवाना गए तो ये समझ लीजिए कि 2 दिन का काम खत्म हो गया। लेकिन ये है कि सोशल ऑब्लिगेशन तो है ही। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि भाई उन लोगों को भी हम निराश ना करें, हम वहाँ पे भी जाएं। नहीं बिल्कुल, वो तो चीज़ें रहती हैं। जब हमारे छोटे दादा चुनाव लड़े थे तो हमारे दादा को वहाँ मवाना में काफ़ी जानते थे मवाना, तो वो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई उनकी वारिस को तो दिखाइए एक बार। तो फिर हमारे पापा छोटे ही थे तो उनको लेके गए, तो पापा बताते थे कि भाई लोग हाथ मतलब कि भाई आप जीत गए, हम आपने हमें सूरत दिखा दी। लोग बड़ा रिगार्ड करते थे। हमारी जो दादी थी वो उसकी मेंबर बनी मेरठ कमिश्नरी की। तो हमारे पापा बताते थे कि खाली गांव में जाके ये बताना होता था कि भाई हम पीन नगर से हैं और ये चुनाव लड़ रही हैं। हमारे आज की डेट में इतना पैसा खर्च करते हैं लोग। जी बिल्कुल, वो एक रेपुट थी ना भाई। था क्या कि आज तो बहुत ग्रोइंग हो गई चीज़ें, पहले तो एक लिमिटेड लोग होते थे आसपास में। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप, क्योंकि जो युवा हैं, जो भी नए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा जी कि अगर आपके पास पैसा आज है तो ये मत सोचिए कि भाई बच्चों को एजुकेशन में कोई बिजनेस करा देंगे। उनको आप बिजनेस कराइए या कुछ कराइए, वो बात की बात है, लेकिन आज की डेट में उन्हें आज जितनी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं उतनी अच्छी आप शिक्षा दीजिए। जी भाई पढ़ने के लिए भाई जिसका मतलब जितनी उसकी सामर्थ्य होता है उस हिसाब से वो अपने बच्चे को शिक्षा दे, क्योंकि जितनी शिक्षा वो उतनी उस लेवल की देगा तो उसका आने वाला जो कल है वो और सुधरेगा, और उसके साथ हमारी बिरादरी का भी सुधरेगा। जी। भाई हमारे पापा ने हमें पूना पढ़ने को हम दिल्ली भी पढ़ सकते थे जी, लेकिन इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में भेजा। वहाँ मेहनत हमारी थी, पर जो हमें मार्गदर्शन दिया वो हमारे पापा ने दिया। बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंस तो उन्होंने दी ना। उन्होंने हमें बताया कि भाई बेंगलोर में लॉ कॉलेज है और पुणे में, वहाँ जाओ। तो वो जो गाइडेंस है, वो एडवाइस है, मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई आने वाले समय में सबसे पहले देखिए, जो संपत्ति से जो धरोहर बनती थी वो पहले ज़माने में बनती थी। आज की डेट में जो धरोहर बन रही है वो आपकी एजुकेशन से बन रही है। बिल्कुल, उसका कोई मुकाबला अगर आज आप एजुकेटेड हैं तो आपको 1, 2, 3 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं पर मंथ। जी। और अगर आप एजुकेटेड नहीं है और आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो धीरे धीरे वो कमी हो जाएगी। बिल्कुल, नेचुरली, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है और घटता भी है, तो ये चीजें होती है। तो रेपुटेशन मीडिया हमारा जो चैनल है, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे चैनल के बारे में कोई मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। गुजरों में एक अवेकनिंग ला रहे हैं और इसमें आपको और दी बेस्ट है हमारी तरफ से। और मैं ये कहता हूँ कि भाई जितना आप एजुकेशन के लोगों को आप बताएंगे कि हाँ गुजरों में इतनी अच्छी एजुकेशन लोग ले रहे हैं और कर रहे हैं। जी। जो हमारे फूफा जी हैं देवराज नागर, उनका लड़का जो है वो यूएस में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। ओके पीएचडी है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वो पढ़ा है। वो अपने बलबूते पे मतलब विदाउट एनी रिसोर्स अपने लेवल पे उसने वो किया है हासिल। तो और देवराज नागर जी तो बिल्कुल, वो तो उनका नेचर ही ऐसा रहा है कि वो कभी मतलब बड़े डिफरेंट टाइप के अधिकारी रहे हैं। कभी अपनी पद का कभी कहीं मतलब वैसे बच्चों के लिए भी नहीं किया। उन्होंने उसका मिसयूज कभी किया ही नहीं। वो अलग ही अपना उनका एक अलग ही रूट रहा और कई बार उसका विरोध भी होता था। जी। और तो जो लोग
इस टाइप के होते हैं तो उनके लिए बेटा हो कोई भी हो, उस पैरामीटर उनका सिर्फ वही उनका रहता है। अच्छा मतलब वो देखिए उससे क्या होता है, उससे दो चीज़ें होती हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। आज वो अपनी मेहनत से यूएस में है, हाँ अपनी ताकत से ताकत है, से है। अपनी ताकत से है, बिल्कुल। ठीक है। उनकी बेटी ने भी मतलब वो भी बहुत अच्छे जॉब पे है, अब कार्टियर में उसने जॉब किया हुआ है। तो मतलब आप देखिए बाप की उंगली एक लेवल तक आपको लेके जाती है, जी उसके बाद आप जब वो छोड़ता है मैदान में तो उसका वो पीछे खड़ा रहता है देखने के लिए। बिल्कुल आगे की जर्नी वो का आपको कॉन्फिडेंस तय तो करना आपको अपने अंदर पैदा रहता है कि भाई आपको ही करना है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में हम भी देना चाहते हैं। और जो आपके हमारे कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा 6th क्लास में है और बेटी जो अभी नर्सरी में है। नर्सरी में। चलिए, तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि भाई उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, चाहे किसी भी फील्ड में हो जाए। बिल्कुल श्योर अभी एजुकेशन ही है, क्योंकि आज का जो दौर है वो न लाठी का है न तलवार का है, वो सिर्फ कलम की धार का है। जी, जो कलम की धार पे नहीं रखेंगे उन्हीं का जो है यहाँ डंका बजेगा। तो कोशिश सिर्फ एजुकेशन की तरफ देनी चाहिए। भाई योगेंद्र प्रधान जी, आपसे बात कर मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल टाइप के इंसान हैं। आप लीगल उसमें भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक अच्छे परिवार से, घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये अपने आप में एक गौरव का विषय है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे योगेंद्र सिंह प्रधान, एडवोकेट। आज हमने उनसे बात की और जाना उनकी जर्नी और उनके परिवार के बारे में। बहुत शानदार उन्होंने मैसेज दिया। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।